Hello students, I hope you all are fine at your home and enjoying your video classes. So to continue with it, we are here with another class of science for class 5th. Hello students of class 5th, how are you? Hope you all are fine. In previous classes we have discussed a first chapter of your science book, that was reproduction in plant. We have seen reproduction from seed in our previous classes. This all part we have seen. Germination also we are aware of that, and dispersal of seed we have studied this part. Dispersal agent also we have studied. I hope you have revised as well. Propagation. Vegetative propagation is a method of reproduction in plant by which a various part such as other than seed like stem, roots and deep root stems will be helpful for growing new plants, means vegetative propagation. ये जो vegetative propagation है, ये वो सिस्टम है प्लांट्स का रिप्रोड्यूस करने का जिसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इसमें सीड रिप्रोड्यूस नहीं करते नहीं है। ये उन प्लांट्स में होता है जिस प्लांट्स में सीड्स नहीं होते, ठीक है। जैसे कुछ गुलाब के पौधे होते हैं जो उसमें सीड नहीं होती, जैसे शुगर कैन है उसमें सीड नहीं होता है। पोटैटो में आपने कभी सीड नहीं देखे होंगे। सेम उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो पहला हमारा पॉइंट है वो है बाय रूट्स, यानी रूट्स यानी कि जड़ से किस तरीके से नया प्लांट्स ग्रो होता है, वो प्लांट जिसमें सीड नहीं होते। द रूट ऑफ प्लांट सच एज द कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो ग्रो टू डेवलप शूट when kept in water for some time. जो पोटैटो, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो एंड कैरेट ये जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रो तब करते हैं जब इनके शूट को कुछ टाइम के लिए पानी में छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो दे शूटर लेटर ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, बाद में जो शूट होते हैं वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा जो पोटैटो होते हैं उसको कुछ दिन के लिए आप रख देंगे तो देयर विल बी बर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द पोटैटो। तो जो बर्ड्स होते हैं वो एक नए प्लांट में ग्रो होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो पोटैटो होता है वहाँ से जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें भी इस तरीके से बर्ड्स आते हैं। स्वीट पोटैटो जो है वो उसका रूट होता है, और पोटैटो जो हम घर में यूज़ करते हैं वाइट कलर का तो वो होता है स्टेम पोटैटो का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बाय स्टेम। हमने बाय रूट देख लिया, जैसे गाजर है, कैरेट की बात हुई है। गाजर को भी अगर आप ज़मीन में उसकी जड़ को, जैसे गाजर कैरेट को काट के ज़मीन में गाड़ दोगे तो नया प्लांट जनरेट हो जाता है। अब बात करते हैं बाय स्टेम, यानी स्टेम से किस तरीके से नया प्लांट जनरेट हो सकता है। प्लांट्स लाइक रोज, सेल्यूलोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट, ये कुछ प्लांट है जिनमें सीड्स नहीं होते और इनका जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है बाय स्टेम होता है। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं स्टेम क्या होता है, कौन सा पार्ट्स है, ये प्लांट का कौन सा पार्ट है स्टेम, आप जानते हैं। तो ये कौन कौन से प्लांट, जैसे रोज, सेलियस, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट, इनके जो स्टेम को अगर कटिंग करके तिरछा काट के और ज़मीन में लगा दिया जाए तो पेरेंट्स प्लांट के तरीके ही एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बाय अंडरग्राउंड स्टेम। ये जो स्टेम की हमने बात की थी ये ज़मीन के ऊपर का हिस्सा था जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है रोज जैसे प्लांट्स में। अब बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी ज़मीन के नीचे जो तने होते हैं पौधों के, वहाँ से जो अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि
प्लांट्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो आर अंडरग्राउंड स्टेम। जो पोटैटो, जो आलू घर में आप यूज़ करते हैं वो इस तरीके से दिखता है, वो स्टेम होता है, उसके नीचे जो है उसकी रूट्स होती हैं और ये उसके जो शूट है यानी कि जो स्टेम, अपर स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स और जिंजर जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स की कैटेगरी में आते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। ये प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम में अपना फूड स्टोर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दे हैव टाइनी बर्ड्स, उसमें टाइनी बर्ड्स होते हैं पोटैटो में। ईच बर्ड इज़ कैपेबल टू ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट्स, और वो जो बर्ड्स होते हैं वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं अगर उसको आप ज़मीन में दोबारा से लगा देंगे। तो ये जो पूरा पार्ट है वो है बाय अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट देखेंगे बाय लीव्स। अब तक हमने प्रोपगेशन यानी नया प्लांट्स ग्रो करने का जो सिस्टम था वो हमने देखा स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा। अब देखेंगे लीव्स के द्वारा। ये याद रखिए स्टूडेंट्स, उन प्लांट्स की बात हो रही है जिसमें सीड्स नहीं होते। अब बात करेंगे बाय लीव्स यानी पत्तों के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज दोज बायरोफाइलम, ठीक है, प्रोड्यूस बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन। मार्जिन मतलब उनका जो साइड वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर बायरोफाइलम ये वाला जो प्लांट्स है इसको बोलते हैं। अब ये जो बायरोफाइलम नाम का जो पौधा है, इसके जो लीव्स यानी पत्तों के साइड में, आखिर के साइड में जो बर्ड्स निकलते हैं उससे नया पौधा ग्रो हो जाता है। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन द लीव्स आर प्लेस्ड इन द मॉइस्ट सॉइल। ये जो बर्ड्स है पत्तों के साथ, इनको अगर मॉइस्ट यानी कि नमी वाली मिट्टी में अगर इनको गाड़ दिया जाए तो नया प्लांट ग्रो हो जाता है। अब बात करते हैं बाय स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं उनको स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब स्पोर्स के द्वारा जो कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स लाइक फर्न्स, moss, mushroom and molds reproduce through spores. These are non-flowering plants, hence they do not have fruit and seeds. अब ये जो प्लांट्स है ये नॉन फ्लोरिंग, इसमें फ्लावर नहीं होता और ना सीड होते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स विच जर्मिनेट अंडर सुइटेबल कंडीशन एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। वो उनके एक छोटे छोटे दाने गिरते हैं उनकी प्लांट्स में से ही और वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो दाने इनकी जो बॉडी पे होते हैं उनको जो स्पोर्स बोलते हैं, ये मशरूम और मोल्ड्स में पाए जाते हैं। तो हमने रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट देखा, प्लांट्स में कैसे होता है। सीड्स से होता है रिप्रोडक्शन एंड और वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी रूट से, अंडरग्राउंड रूट से, स्टेम से, ये सारे जो है हमने प्रोपगेशन देखे। अब बात कर लेते हैं जो आपके बुक का नया टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इन नए टॉपिक को डिस्कस करें बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू यू हैव एनी डाउट? If you have doubt related to previous topic, you can write me on a comment box. Okay, I will surely answer them. And अगर आपको समझ में आया तो भी कमेंट करिए, नहीं आया तो भी करिए। और आपके आसपास जो रहने वाले दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो आप ही के क्लास से बिलोंग करते हैं उन्हें भी ये वीडियो आप दिखाइए जिससे कि वो घर बैठे पढ़ाई कर सके, ठीक है। और इस जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ये सारे बच्चों तक पहुंच पाएगा। ज़रूरतमंद जितने भी बच्चे हैं जो घर बैठे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी प्रतिक्रिया है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड क्रॉप। अब एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब स्टूडेंट्स खेती, खेती जो हम करते हैं किसान उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। एंड क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब होती है फसल। ये दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विथ मीनिंग। ये आपके 10th तक आएगी और उसके बाद भी आएगी, तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। अब इस हेडिंग में, इस पैराग्राफ में क्या बताया है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करना। प्रैक्टिस मतलब एक क्रिया है, ये काम करना, यानी कि बहुत सारी लार्ज अमाउंट में कोई काम करना, वो प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करना ऑन अ लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर। फॉर फूड, यानी कि खाने के पर्पस से, और अदर पर्पस, खाने के या दूसरे पर्पस भी हो सकते हैं। जैसे फूल की एग्रीकल्चर की फूल की खेती करते हैं, फ्लावर्स की, तो वो उनका खाना नहीं होता, उनका पर्पस, वो उनकी मालाएं बनती है, मंदिर पर चढ़ती है। तो पर्पस या तो खाने का हो या अदर पर्पस हो, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। इस कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में प्लांट्स को ग्रो करना, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। क्रॉप इज कल्टिवेटेड प्लांट which is harvested to bear products for human consumption। क्रॉप क्या है? कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं। कल्टीवेटेड मतलब जो कटाई किए हुए, यानी प्लांट्स को जब ये एग्रीकल्चर में लार्ज अमाउंट में प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उनको काट के जो उनकी जो पार्ट्स, प्लांट्स का जो पार्ट्स कंज्यूम करने योग्य है, सुइटेबल है कंज्यूम करने के लिए, उनको अलग रख लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप्स, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए रेडी होता है। जैसे हम सपोज करिए कि फूल गोभी, कॉलीफ्लावर की जो खेती कर रहे हैं, तो उसका फ्लावर रखेंगे, ना कि उसका रूट रखेंगे, ठीक है, स्टोर करके। जैसे आप वीट यानी गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो उसके सीड आप स्टोर करके रखेंगे, जो क्रॉप कहलाएगा, ना कि उसका स्टेम रखेंगे, ना उसका रूट रखेंगे। सपोज करिए गन्ने की खेती हुई है, एग्रीकल्चर फील्ड इज ऑफ शुगर कैन, तो आप उसका स्टेम स्टोर करके रखेंगे, ना कि उसके लीव्स एंड रूट्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए रेडी है, उस पार्ट को रेडी स्टोर करके रखना जो होता है, वो क्रॉप कहलाता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग कंडीशन चाहिए उनके ग्रोथ के लिए। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, उनको वो सर्दियों में होते हैं, ठीक है, और जैसे रबी की फसल बोलते हैं, और जो कुछ होती है वो बारिश के मौसम में होते हैं, जैसे खरीफ फसल होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग क्लाइमेट एंड सॉइल की अलग अलग क्वालिटी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। द टाइप ऑफ सॉइल, मॉइस्चर, मिनरल्स, कैल्शियम and temperature required for different plant to grow, and also some need plenty of water while some can grow in a dry condition। कुछ प्लांट्स जो, हर प्लांट्स को अलग अलग मिनरल, मॉइस्चर, सॉइल चाहिए होता है, क्लाइमेट यानी कि वातावरण, तापमान चाहिए होता है डिफरेंट, और कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सॉइल चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, जैसे चावल वगैरह होती है। कुछ प्लांट्स को कम पानी चाहिए, जैसे सरसों होती है, मस्टर्ड, तो उसमें कम पानी चाहिए होता है। इस तरीके से अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। सम प्लांट्स नीड लॉट्स ऑफ सनशाइन while some others need plenty of shade। कुछ प्लांट्स को बहुत सारा सूर्य प्रकाश चाहिए, लेकिन कुछ प्लांट्स को जो है छाया चाहिए, यानी छांव चाहिए। क्रॉप्स आर मेनली ऑफ देयर 3 टाइप्स। क्रॉप जो है 3 टाइप्स के होते हैं। वो 3 टाइप्स के क्रॉप कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए आप। फूड क्रॉप सच एज व्हीट, राइस एंड मेज, जो फूड यानी खाना जिससे हम खाते हैं, वो वाले क्रॉप हैं, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना। उसके बाद है फाइबर क्रॉप सच एज जूट और हेम्प। फाइबर यानी कि रेशे वाले जो क्रॉप्स यानी फसल होती है, वो जैसे जूट के आपने बस्ते, बोरी देखे होंगे, तो वो भी पेड़ में ही उगते हैं। जैसे कपास होता है, वो भी फाइबर क्रॉप्स है। उसके बाद है ऑयल प्रोडक्शन क्रॉप सच एज पीनट, मस्टर्ड ऑयल एंड लिंसिट, जो ऐसे क्रॉप होते हैं जिससे हमें ऑयल मिलता है, यानी तेल, जो आप तेल घर में यूज़ करते हैं, वो भी आपको सॉइल क्रॉप से ही मिलता है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में क्रॉप्स को डिवाइड किया हुआ है। ये 3 कैटेगरी के ही सारे, ठीक है। तो ये 3 तरह के प्लांट्स जो है क्रॉप्स होते हैं मेनली। अब देयर आर पर्टिकुलर सीजन फॉर ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप। पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो होने के लिए, यानी किसी विशेष प्रकार के क्रॉप होने के लिए विशेष प्रकार का जो सीज़न चाहिए होता है,
इट मीन्स ग्रो वेल इन वन सीजन एंड नॉट ग्रो इन अदर सीजन। जो क्रॉप जिस सीजन में ग्रो करेगा उसी सीजन में ग्रो होता है, दूसरे सीजन में लगाएंगे तो प्रॉपर ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती। डिपेंडिंग ऑन अ सीजन द क्रॉप आर क्लासिफाइड एज खरीफ एंड रबी। जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि सीज़न के हिसाब से प्लांट्स को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। यहाँ पहले खरीफ क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं द क्रॉप्स दैट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो समर और समर ख़त्म होते के साथ जैसे बारिश शुरू हो जाता है तब उसको ग्रो करे जाते हैं, वो क्रॉप्स खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। दीज आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जून से अक्टूबर के बीच में उनका ग्रोथ होता है। राइस, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, जौ, बाजरा, जूट, पीनट एटसेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। ब्रिंजल, पम्पकिन एंड क्राउड गॉड्स एज अ समर वेजिटेबल्स। तो ये क्रॉप्स की भी बात हो गई जो गर्मी में उगते हैं, और वेजिटेबल की बात कर ली जो हम वेजिटेबल जो गर्मी के दिनों में वेजिटेबल जो ग्रो होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। विंटर मतलब स्टूडेंट्स जी सर्दी, ठंडियों में जो ग्रो होती है वो वाली क्रॉप्स आपकी रबी क्रॉप्स कहलाती है। दीज आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड एंड पीज एज वेल ग्रोज वेल इन विंटर। ये सारे जो आपके क्रॉप्स हैं वो विंटर में अच्छे ग्रो होते हैं, उनको अगर आप समर में ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। द वेजिटेबल दैट ग्रो वेल इन विंटर आर कैरेट, रेडिश, turnip, cauliflower, peas and beans. Some of the fruit that grow best in winter are apple, banana and pomegranate. तो ये सारे जो फ्रूट हैं वो विंटर में ग्रो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप का। नेक्स्ट स्टेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के स्टेज दिए हुए हैं, यानी कि ये जो स्टेजेस है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है। ये 8th में भी है, 9th के सिलेबस में भी है और 10th में भी है करीब। ठीक है, तो उसको ध्यान से आप देखेंगे। यानी कि एग्रीकल्चर यानी खेती करने से यहाँ शुरुआत होती है और जहाँ ख़त्म होता है उसके बीच में जो भी प्रोसेसेस आती हैं वो सबको 1 बाय 1 हमने कैटेगरी वाइज डिस्कस करना है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर का है आपका वो लिखा है प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जी हाँ, हल। प्लग मतलब हल, प्लगिंग मतलब हल जोतना, यानी खेत को जोतना। आपने देखा होगा जो किसान क्या करता है, सबसे पहले खेत को जोतता है। खेत जोतने से क्या होता है, मतलब जो मिट्टी होती है खेत की वो सॉलिड होती है और उसके अंदर हवा नहीं जा पाती। जो प्लांट्स या क्रॉप ग्रो होगा उसके लिए हवा जाना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स ज़मीन के अंदर। तो हवा उसके अंदर रूट्स तक पहुंच पाए इसके लिए उस ज़मीन को किसान क्या करता है, मिट्टी ऊपर नीचे करता है। इससे फ़ायदा होता है, हवा भी पहुंचता है और जो न्यूट्रिशन हमने डाला हुआ है वो भी ज़मीन के नीचे ऊपर दोनों तरफ मिक्स होता है अच्छे से। अब चलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ लूजिंग द सॉइल यूजिंग अ प्लग बिफोर अ सीड आर सोन इज कॉल्ड प्लगिंग। यानी कि लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को जो लूज करना होता है, यानी लूज करना मतलब उसका हवा अंदर जा पाए उस तरीके से पोला करना प्लग के द्वारा यानी हल के द्वारा। और बिफोर सीड आर सोन, सीड को बोने से पहले जो प्रोसेस है इसको हम प्लगिंग कहते हैं। तो प्लगिंग की ये डेफिनेशन है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड द ऑयल। ये क्या करता है, ज़मीन के अंदर तक हवा को पहुंचने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द सेकेंड नंबर, दैट इज adding manure and fertilizer. Now what is manure and what is fertilizer? Fertilizer are those substances that is rich in nutrition and made in factories by artificially, and manure are those substances which are created by farmers on the field and that is not made in factories and it is also rich in nutrition. ओवरऑल एडिंग ऐड करना, तो
ज़मीन में यानी सॉइल में जो न्यूट्रिशन कम हो जाता है फसल करने के बाद, क्रॉपिंग के बाद, तो न्यूट्रिशन को और ऐड करने की जो प्रोसेस है वो ये वाली है, सेकंड नंबर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. Manure and fertilizer are added to the soil to make it rich mineral essential for growth of the plant. Rich mineral यानी खनिज तत्व जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किए जाते हैं जिससे कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ हो सके. एसेंशियल मतलब ज़रूरी तत्व मिलाए जाते हैं सॉइल में. ठीक है, जैसे सॉइल है, सॉइल में मिलाए जाते हैं प्लांट्स को ग्रोथ करने में, वो हेल्प करता है. और वो प्लांट्स अगर ग्रोथ हो जाता है, उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम जब नई फसल किसान करता है तो फिर से ऐड करता है इनको, जिससे कि न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे, प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें. नेक्स्ट इज सोइंग. सोइंग मतलब स्टूडेंट्स बीज बोना, बीज को ज़मीन में बोना, तो इसको हम सोइंग बोलते हैं. तो ये जो प्रोसेस है वो 1 बाय 1 दी हुई है और ये प्रॉपर ऑर्डर में ही दी हुई है. जो पहले करना है वो पहले दी हुई है, जो बाद में करना है उसको बाद में दिए हैं. तो स्टेप बाइज दी हुई है. उसके बाद हमारा ज़मीन क्या हो गया, लूज भी हो गया और उसमें न्यूट्रिशन भी ऐड कर दी हमने. अब सोइंग. द सीड्स आर देन सोन इन द प्रिपेयर्ड सॉइल. उसके बाद जो भी हम पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं उसके बीज को हम ज़मीन के अंदर बो देंगे, तो इसको हम सोइंग प्रोसेस बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ इरिगेशन. इरिगेशन क्या है, सिंचाई. सिंचाई मतलब ज़मीन में, क्रॉप में पानी डालना. जो हमने क्रॉप ग्रो होने वाला है उसको सनलाइट मिल गया और एयर, हवा मिल गई, उसको ज़मीन को लूज़ किया हमने, अब उसे पानी चाहिए, तो पानी हमें ऐड करना पड़ेगा. तो सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड थ्रू पाइप और चैनल so that crop can get sufficient water for growth is called irrigation. तो इरीगेशन की भी डेफिनेशन है, क्या है, सप्लाइंग वाटर सप्लाई करना टू द फील्ड, या फील्ड यानी मैदान में जो खेती हो रही है वहाँ वाटर सप्लाई करना थ्रू पाइप्स. पाइप की जो चैनल होती है यानी लंबी पाइप की श्रृंखला होती है, वहाँ से पानी को सप्लाई करना जिससे कि प्लांट्स को सफिशिएंट यानी प्रचुर मात्रा में पानी मिल सके, वो इरिगेशन कहलाता है. 5th नंबर है इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड क्या है, अब देखिए. इंसेक्ट मतलब हमने बात की थी कीड़े, और इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़े मारने वाले. इंसेक्टिसाइड आर स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट. जो क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं, हल्की ग्रो होने लगती हैं, पर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उसमें कीड़े लग जाते हैं. ठीक है, और जो इंसेक्ट होते हैं या फिर पेस्ट, जो ज़मीन में रहने वाले कीड़े होते हैं, वो उस क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं. तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं, जिन्हें हम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड कहते हैं. जिससे कि वो केमिकल की जो दुर्गंध होती है उससे वो कीड़े उससे दूर रहते हैं, प्लांट्स हमारा अच्छे से ग्रो कर पाता है और इससे हमारा क्रॉपिंग अच्छी होती है. नेक्स्ट 6th नंबर इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या है, प्लांट्स ग्रो हो गया, अब उसको काटना. जैसे वीट है, मेज़ है, राइस है, तो इनको अब काटना पड़ेगा. उसके जो सीड है उनको अलग करने पड़ेंगे. जो भी हमारा जो कंज्यूमिंग पार्ट है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए रेडी वाला जो पार्ट है, उसको अलग करना उस क्रॉप में से, उस जो है फील्ड में से, तो उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं. क्रॉप आर कट एंड गैदर्ड व्हेन रिप मतलब पक जाना. जो क्रॉप होता है उनको कट कर लेते हैं और गैदर यानी इकट्ठा कर लेते हैं जब वो पक जाते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ये प्रोसेस हार्वेस्टिंग कहलाती है. देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है, ये प्लगिंग है, ठीक है, ये न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये सोइंग है, ये आपका जो इरिगेशन है, ये पेस्टिसाइड जो है वो छिड़क रहे हैं. देखिए, जिससे पेस्टिसाइड हमको नुकसान नहीं करे, इसलिए हम अपने माउथ और फेस को अच्छे से कवर कर लेते हैं. उसके बाद ये हार्वेस्टिंग है, ये जो फसल पक गए हैं इसको काट के अलग रखा जा रहा है. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, स्टेज इन एग्रीकल्चर. अब प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, ये लास्ट है. इसमें आप देखेंगे प्रोटेक्शन, यानी जो क्रॉप्स हमने हार्वेस्ट किया उसमें से जो बीज हमने अलग कर ली, स्टोर कर दिया, अब उसको बचाएं कैसे,
प्रोटेक्शन कैसे करें। प्रोटेक्शन मतलब देखिए, क्रॉप जो ग्रो हो जाती है उसमें कीड़े लगते हैं, चूहे खा जाते हैं और वो सड़ने लगते हैं, तो ये सबसे कैसे बचाएं। फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स, दे नीड टू टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। फार्मर यानी किसान को बहुत मेहनत होती है क्रॉप्स को ग्रो करने में, और इसीलिए उनको ये जो तरीके बताए गए हैं इसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि क्रॉप प्रोटेक्ट हो सके, क्रॉप को कोई नुकसान नहीं हो सके। तो टॉपिक ये जो आपका हेडिंग नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखा है बार्ब्ड वायर्स और अ स्ट्रॉन्ग फेंस शुड बी मेड अराउंड द फील्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्ट्रे एनिमल्स। अब स्ट्रे एनिमल्स कौन से होते हैं? स्ट्रे एनिमल्स वो होते हैं जो चरने वाले, जो घूम घूम के घास खाते हैं, जैसे आपका डोंकी है, काऊ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एनिमल हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या लिखा है, वाव्ड वायर। वेब्ड वायर मतलब जो कांटे वाली जो तार होती है वो, और स्ट्रॉन्ग फेंस, या वेब्ड वायर मतलब जाली वाली तार है, और स्ट्रॉन्ग फेंस मतलब कांटे वाली जो तारें होती है जो खेतों में होती है, उसके लोहे की तार, उसमें कांटे लगे होते हैं, वो खेतों के चारों तरफ रख दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये एनिमल खेत में एंटर ना कर सके। सेकंड इज पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट लाइक लोकुट्स, कैटरपिलर etc। तो जो लोकुट्स और कैटरपिलर होते हैं ये हमारे क्रॉप को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर लार्ज अमाउंट में ये हो हमारे खेत के ऊपर, तो उसके लिए पेस्टिसाइड का अच्छे से छिड़काव करना चाहिए, ये हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइनी ऑर्गेनिज्म कैन कॉज क्रॉप डिजीज, दिस कैन बी प्रिवेंटेड स्प्रेइंग फंगिसाइड्स विच आर केमिकल्स यूज्ड टू किल सच ऑर्गेनिज्म। अब क्या करते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, वो ज़मीन में सॉइल के अंदर होते हैं, वो हमारे जो प्लांट्स के रूट है उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको सड़ा सकते हैं और उसमें डिजीज़ उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कोई बीमारियां बना सकते हैं। तो उसके बचने के लिए हमको फंगीसाइड्स होते हैं जो केमिकल होते हैं, सर्टेन केमिकल होते हैं, वो केमिकल की शॉप में मिल जाते हैं, वो जो है क्रॉप में हमें डालना चाहिए, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म मर जाए और हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके। नेक्स्ट है अनवांटेड प्लांट्स वीड्स compete with the crop for nutrition should removed। अब अनवांटेड प्लांट मतलब जो वीड्स होता है, वीड्स आपको ध्यान रखना है, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं, ये 8th में डिटेल में है। जैसे हमने कोई फूल का पौधा लिया या फिर वीट ग्रो किया तो उसके आसपास घास उग जाती है स्टूडेंट, तो जो घास होती है वो अनवांटेड होती है, वो हमें कोई ज़रूरत नहीं होता उसका, पर उससे हमें नुकसान, प्लांट्स को कुछ नहीं है, नुकसान ये है कि जो न्यूट्रिशन सॉइल में है उस पर्टिकुलर फील्ड में, वो न्यूट्रिशन जो हमें क्रॉप को चाहिए वो न्यूट्रिशन क्रॉप नहीं ले पाता, और जो घास उग जाती है वो न्यूट्रिशन उसको भी मिल जाता है, मतलब न्यूट्रिशन का बंटवारा हो जाता है प्लांट्स में, तो प्लांट को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो उसे चाहिए होता है। तो इसलिए हमें क्या होता है, इन वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, तो ये भी किसान को करना चाहिए, जिससे कि प्लांट्स अच्छे से प्रोटेक्ट हो सके। नेक्स्ट इज द हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। हार्वेस्टेड यानी कटा हुआ जो क्रॉप्स होता है, जैसे फैक्ट्री में रखा जाता है, कारखानों में जो स्टोर रूम होते हैं वहाँ पे रखा जाता है, तो इनको प्रोटेक्ट होना चाहिए मॉइस्चर, यानी नमी से ये दूर होने चाहिए, क्योंकि जहाँ नमी वाला जो एटमॉस्फेयर मिलता है वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। दे शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस और इन एयर टाइट कंटेनर। उनको ड्राई प्लेस, सूखे जगह में स्टोर करना चाहिए, या फिर एयर टाइट कंटेनर में भर के, ये बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हवा नहीं जा सके, उसको एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं, तो उसमें जो है प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर ना हो पाए। नेक्स्ट, मॉइस्चर कैन स्पॉइल द हार्वेस्टेड क्रॉप बाय अलोइंग द ग्रोथ ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फंगी और बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो हमें इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसको बचाना पड़ता है।
ठीक है, तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स हमने देख लिया पूरा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं वही समराइज में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आपका होमवर्क ये है कि ये जो इसकी बुक एक्सरसाइज है इसको आपको फिल करना है रफली पेंसिल से घर पे फिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको फेयर करवाऊंगा, तब आप इरेजर और पेंसिल लेकर बैठेंगे जैसे कि हम क्लास में करते हैं। अगर वो सही है तो उसको रहने देंगे, अगर वो गलत होता है तो एट द सेम टाइम यू विल इरेज दैट एंड यू विल डू द करेक्ट आंसर विच आई शोन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और ये जो समराइज पार्ट आपका दिया हुआ है, इसमें अगर आपको और समझना है डिटेल में तो भी आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं। और ये आपका होमवर्क है, बुक एक्सरसाइज को फिल करना है, ये आप नोट कर लीजिए होमवर्क। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।